सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर गणित विषय देखिए पूरा पढ़ा दिया मैंने। अब यहाँ पे राजन सीरीज में कंप्लीट करा चुका हूँ, पवन सीरीज के बहुविकल्पीय अतिलघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करा चुका हूँ और पिछले क्लास में हमने आपके पवन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्न, जो 2 नंबर के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को शुरू किया था और इसमें 10 प्रश्न हमने पिछले क्लास में देख लिया था। अब यहाँ पे हम लोग प्रश्न संख्या 11 से देखेंगे। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे। आप मैथ के लिए जितना भी आपको तैयारी करना है, जितना आप पढ़ लो कि आप अच्छे मार्क्स 25 में 25 मार्क्स लेकर के आओ, इतनी तैयारी मैंने आपके लिए करा दिया है। ये पूरा प्लेलिस्ट आप देख के जाओगे तो कहीं एक भी प्रश्न आपका नहीं फंसेगा, ठीक है। तो जरूर हर एक विषय का देखिए लिंक दिया गया है, हर एक विषय को आप पढ़ के जाइए। बहुत ही तरीके से सटीक ढंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कराए गए हैं, मास्टर क्लास भी, सारी चीजें आपको उपलब्ध हैं। बस आपका एफर्ट जो है वही बचा हुआ है और वो आप ही को करना है, कोई और नहीं करेगा। आप ही को आपके हिस्से की पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, बाकी चीजें आपको, बाकी आप समझदार हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। देखिए प्रश्न संख्या 11 है। एक रोलर का व्यास जो है वह 70 सेंटीमीटर है, वह लंबाई 20 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। अभी आप रोलर को भूल जाइए और आप जैसे एक पाइप, जैसे एक गोल सा पाइप हो इस तरीके से, उसको आप अपने ही हाथ से चलाए होंगे, कभी ना कभी इस तरीके से चलाए होंगे, ठीक। तो अगर जैसे मिट्टी ऊंचा नीचा है, रोलर क्या करता है, बराबर करता है, ठीक है। तो एक तरीके से घुमाते जाते हैं, मिट्टी बराबर होती जाती है, सड़क जो होती है वह एक तरफ से बराबर होती जाती है। तो वैसे ही बचपन में आपने खेल खेल या अभी भी आप करोगे तो रोलर को इस तरीके से आप घुमाओगे, एक तरफ रोलर चलेगा। तो रोलर एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, पहले तो आप ये सोचिए। एक चक्कर में रोलर कितना चलेगा, एक रोलर में क्या होता है, रोलर में इस तरीके से ये गोल होता है, ठीक। अब एक चक्कर में ये चलेगा, इस बिंदु से चलना शुरू किया तो इसी बिंदु तक आते आते यह इस वृत्त के परिधि के बराबर चलेगा, ठीक है। इसी को खोल दीजिए तो इतनी दूरी ये चलेगा, ठीक है। ये परिधि के, अपने परिधि के बराबर चलेगा, यानी कि इसकी परिधि कितनी होती है, इसकी परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक। तो एक चक्कर में अगर एक चक्कर आप घुमाते हो तो उसका जो वृत्त है उसी के परिधि के बराबर वो चलता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए अब रोलर के बारे में सब कुछ यहाँ पे दे दिया है, इसका व्यास दिया है, यानी कि 2r की वैल्यू दिया है 70 और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर, और लंबाई देखिए मीटर में दिया गया है। तो इसको आप चाहें तो सेंटीमीटर में बदल लीजिए या फिर आप इसको मीटर में बदल लीजिए। इसको मीटर में बदलेंगे तो 35/100 हो जाएगा, यानी कि 0.35 मीटर, ठीक। इससे सारी चीजें मीटर में आ जाएंगी। तो देखिए रेडियस हमारा मीटर में हो गया और लेंथ, लंबाई जो दी गई है, यानी कि अब ये आपका रोलर क्या होता है, ये बेलन के आकार का होता है, ठीक है। तो इसको L लिख लीजिए या इसी को H भी 2 मीटर आप लिख सकते हैं। अब देखिए रोलर का वक्र पृष्ठ निकालने से यहाँ क्या पूछ रहा है, चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। वर्ग मीटर मतलब कि क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये 2 मीटर चौड़ाई कवर करता जाएगा और लंबाई कितनी कवर करेगा 50 चक्कर में, ये हम निकाल लेते हैं। तो 50 चक्कर में इसके द्वारा जो लंबाई कवर की जाएगी, एक बार में कितनी लंबाई तय की जाएगी, एक बार में लंबाई हम देख लेते हैं 2 पाई आर की वैल्यू अगर हम निकालते हैं 2 पाई आर से निकल जाएगा। और ऐसा भी कर सकते हैं कि एक चक्कर में वह अपने वक्र पृष्ठ के बराबर जो है वह एरिया कवर करेगा, ठीक है। एक रोलर का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा, देखिए सिलेंडर का, बेलन का जो सरफेस एरिया है, बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर इंटू एच, ये होता है।
अब ये बेलन का जो वक्र पृष्ठ है ये इसी के बराबर एक चक्कर में रोलर कितना वर्ग मीटर चलेगा यह देखना है हमको। रोलर कितना वर्ग मीटर चलेगा तो वह अपने वक्र पृष्ठ के बराबर चलेगा, यानी कि 2 पाई आर एच, यानी कि 2 पाई कितना हो गया 22/7। आर की वैल्यू है 0.35 और हाइट है 2। ठीक, तो अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 7 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार में और 2 बार तो 0.05 इसका मान ये आ जाएगा। और ये 22 में 2 का गुणा होगा 44 और 0.05 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 0.1 और इसका मान आ जाएगा 4.4 वर्ग मीटर। अब देखिए यहाँ पे एक चक्कर में कितना वर्ग मीटर क्षेत्र कवर करेगा ये पता चल गया। तो 50 चक्कर में आप निकाल सकते हैं 50 चक्कर में कितना वर्ग मीटर कवर करेगा। 50 गुणे 4.4 तो ये आ जाएगा, एक शून्य हट जाएगा, 5 के गुणा 44 में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 220 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। 220 वर्ग मीटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक चक्कर में रोलर कितना चलेगा, ये अपने वक्र पृष्ठ के बराबर चलेगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि एक चक्कर में कितना चलेगा, एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर चलेगा, 2 पाई आर के बराबर चलेगा। और एरिया कितना कवर करेगा, एरिया कितना कवर करेगा, उसी में एल का गुणा हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एल। ये क्षेत्रफल आ जाएगा क्योंकि दूरी इतना चला और चौड़ाई जो है वह 2 मीटर की लेके चल रहा है, तो यही आपका एल है, तो ये आपको एरिया दे देगा। इसके बाद 50 चक्कर में कितना चलेगा, तो इसी 2 पाई आर एल में 50 का गुणा कर लेंगे तो ये देखिए 100 गुणे पाई 22/7 आर आपका कितना है 0.35 गुणे एल, एल कितना है आपका, एल है 2, तो 2 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से यही गुणा कर लेंगे आपको फिर से मिल जाएगा 220 वर्ग मीटर। तो आसानी से आप इसको हल कर लेंगे। 50 चक्कर में यहाँ पे इन्होंने गलती की है, 4.4 आएगा, ये 4.4 का गुणा होगा, 220 वर्ग मीटर आएगा उत्तर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12। 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। 700 को हमको 2 भागों में बांटना है और एक भाग का जो 40% है वह दूसरे भाग के 60% से अधिक है। तो अब मान लेते हैं कि 700 का एक भाग x है तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 700 में जितना बचा यानी कि 700 माइनस x, ये दूसरा भाग हो जाएगा। पहला भाग हमने x मान लिया और प्रश्न में बोल क्या रहा है कि एक भाग का 40% यानी x का 40% जो है वह दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है, यानी कि x का 40% बराबर हो जाएगा दूसरे भाग का 60% से 80 अधिक। तो 80 जोड़ दीजिए, 80 अधिक है तो 80 जोड़ देंगे। अब ये देखिए जहां भी प्रतिशत x का 40% यानी कि x गुणे 40 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, प्रतिशत चिन्ह हटा करके 1/100 लिख सकते हैं, यानी कि इसको कितना लिख सकते हैं 40x/100, वही यहाँ पे लिखा गया है। x का 40% मतलब कि 40x/100 ये हो गया, और 700 माइनस x का 60% तो ये हो जाएगा 700 माइनस x गुणे 60/100 और धन 80। अब इसी को सॉल्व करिए, जो x वाला टर्म है उसको एक तरफ ले आइए और जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको एक तरफ रहने दीजिए। तो इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 40x/100 माइनस 700 माइनस x गुणे 60/100। अब देखिए इसके बाद सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 40x माइनस 60 का गुणा होगा 700 में, तो ये हो जाएगा 7 छक 42 और 3 जीरो 42,000 प्लस 60x/100 बराबर 80। अब देखिए 100 को तिर्यक गुणा बराबर के उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 8000 और इधर 100x 40x और 60x 100x हो जाएगा और ये 42,000। देखिए 100x बराबर कितना हो जाएगा 42,000, उधर जाएगा 8000 में जुड़ जाएगा 50,000 और x का मान कितना आ जाएगा 50,000/100, यानी कि 200 निकट जाएगा तो ये हो जाएगा 500, यानी कि एक भाग जो है वह 500 आ गया। दूसरा भाग कितना हो जाएगा 500 घटा दीजिए 700 में से 200, दूसरा भाग आ जाएगा 200। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13। पार्श्व चित्र में 28 सेमी भुजा का एक वर्ग है, इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये एक जो काला बॉर्डर आप देख रहे हैं ये पूरा वर्ग बना हुआ है, ये वर्ग है जिसकी जो भुजा है वह कितनी है, 28 सेंटीमीटर की है। यानी कि एक भुजा 28 है तो सभी भुजा कितनी होंगी, 28 होंगी, क्योंकि वर्ग है। अब इसके बाद बोला कि इसके अंदर जो है वह भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना है। ठीक, तो यहां से जब भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बनाएंगे तो वृत्त का व्यास आप देखेंगे यह बराबर होगा वर्ग के भुजा के, यानी कि 2r बराबर होगा वर्ग के भुजा 28 के और r बराबर होगा 14 के। अब क्या बोला, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब यहाँ पे आपको पता चल गया कि वृत्त की त्रिज्या जो है वह 14 है तो पाई r स्क्वायर से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पाई हो गया 22/7 और ये हो गया r का स्क्वायर यानी कि 14 गुणे 14। अब 7 से काट दीजिए 2 बार में और ये अब गुणा कर दीजिए, 44 गुणे 14 हो जाएगा। यहाँ पे 44 गुणे 14, देखिए 14 चौक 56 के 6 हाथ से लगा 5, फिर 14 चौक 56 और 5 हो जाएगा 61, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर यह आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। देखिए अब दो पासों को जब फेंका जाता है, दो पासों तो पहले पे मान लेते हैं एक आया है तो दूसरे पे क्या आ सकता है, एक। इसी तरीके से पहले पे एक आ रहा है तो दूसरे पे 2 आ सकता है, फिर 3 आ सकता है, दूसरे पे 4 भी आ सकता है, एक आते हुए 5 भी आ सकता है और एक आते हुए 6 भी आ सकता है। इसी तरीके से अगर पहले पे 2 आ रहा है तो दूसरे पे 1 आ सकता है, दूसरे पे भी 2 आ सकता है, दूसरे पे 3 आ सकता है, दूसरे पे 4 आ सकता है, दूसरे पे 5 आ सकता है, दूसरे पे 6 आ सकता है। इसी तरीके से अगर पहले पे 3 आ रहा हो तो दूसरे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इसी तरीके से अगर पहले पे 4 आ रहा हो तो दूसरे पे 1 आ सकता है और दूसरे पे 2 आ सकता है, फिर दूसरे पे 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इसी तरीके से अगर 5 आ रहा हो तो 1 आ सकता है, 5 आ रहा हो तो 2 भी आ सकता है, 5 आ रहा हो तो 3 भी आ सकता है, 5 आ रहा हो तो 4 आ सकता है, 5 के साथ 5 भी आ सकता है, 5 के साथ 6 भी आ सकता है। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं पहले पे 6 आ रहा हो तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, वही सारी पॉसिबिलिटीज। ठीक, अब इसके बाद देखिए 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6 भी आ सकता है। ये 36 पॉसिबिलिटीज होती हैं, 36। देखिए हर रो में आपको 6 और 6 रो मिल जाएंगी, 36 संभावनाएं होती हैं। अब इसमें से आपसे पूछ क्या रहा है कि एक साथ फेंकने पे योग 4 होने की संभावना, तो योग देखिए 4 होने की क्या क्या संभावना है। 4 कब हो सकता है, पहले लाइन में देखेंगे तो 1,3 पे 4 हो सकता है, इसके बाद 4 नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 पे 4 हो सकता है और इसके अलावा 4 नहीं होगा। फिर इसके बाद देखिए 3,1 पे 4 हो जाएगा, योग दोनों पे जो अंक आ रहे हैं उनका योग हम कर रहे हैं, 3 धन 1 4। अब इसके बाद देखिए नहीं होगा, फिर इसके बाद किसी पे नहीं होगा, 4,1 पे योग 5 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद फिर बड़ी संख्याएं हो जा रही हैं तो योग कहीं नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपको कितना 1,3, 2,2 और 3,1, यही आपको 3 ऐसे मिलेंगे, 3 संयोग ऐसे होंगे जब योग जो होगा 4 आएगा और बाकी में 4 नहीं आएगा, योग 4 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे अनुकूल घटना कितनी है, 3 और कुल घटनाएं कितनी है 36। तो ये 3 से ऊपर नीचे काटेंगे तो नीचे बढ़ जाएगा 12, यानी कि 1/12 हो जाएगा संभावना। प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा कि 1/12। ठीक, तो यहाँ पे आप समझ गए कि अगर दो सिक्कों को, दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो उन दोनों पासों पे जो अंक आ रहे हैं उनका योग 4 आने की जो संभावना होगी वह 1/12 होगी। यानी कि 12 बार में एक बार ऐसा होगा कि दोनों संख्याओं का योग जो होगा वह 4 होगा। ठीक, यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है
यह देखिए गलत लिख दिया जाता है, इसके आने की संभावना 12 बार में एक बार होगी, यह इनको लिखना था। ठीक है, तो अब इसको सही कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो सिक्कों को जब एक साथ उछाला जाता है तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है? 4। या तो दोनों पे हेड आ जाएगा, या दोनों पे टेल आ जाएगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड। ठीक, तो अब यहाँ पे बोल क्या रहा है? दोनों सिक्कों पे एक साथ शीर्ष आने की संभावना। देखिए इन 4 घटनाओं में एक घटना ऐसी है जब दोनों सिक्कों पे शीर्ष आ रहा है, और कुल घटनाएं कितनी है? कुल घटनाएं हैं 4, तो अनुकूल घटना 1 और कुल घटनाएं 4, तो 1/4 यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, संभावना। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य होने का समुच्चय लिखिए। अंकों का योग अभाज्य हो। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो किसी से नहीं कटती। एक देखिए ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य। अब अभाज्य संख्या क्या है? एक के बाद दो, दो जो है अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 4 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 6 भाज्य है, 7 अभाज्य है। इसके बाद अब इसमें देखिए योग जो है वह कम से कम 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 6 और 6 जोड़ेगा तो 12 आएगा। तो 12 तक की अभाज्य संख्याओं को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए पहली अभाज्य संख्या 2 हो गई, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, 8 भाज्य है, 9 भी भाज्य है, 10 भी भाज्य है, 11 भाज्य है, 12 भी भाज्य है। तो अगर योग इन छयों में से कुछ आ रहा है तो वह संख्या क्या होगा? वह संख्या हमारे अनुकूल घटना होगी। ठीक है, पूछ रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पे दोनों पे आने वाले अंकों का योग अभाज्य संख्या होने की समुच्चय। ठीक, तो अब देखिए 1, 1 है, ये भी इसका योग भी अभाज्य है, 1, 2 का भी, और यहाँ पे 1, 5 का भी, और 1, 6 का भी। फिर देखिए 2, 1 भी अभाज्य देगा, 2, 3 भी, और 2, 5 भी, और 2, 6 जो होगा अभाज्य नहीं देगा, और 3, 2, और 3, 4, और फिर 4, 1, 4, 3, और फिर इसके बाद देखिए 5, 2, 5, और 6, और इसके बाद देखिए 6, 1 और 6, यहाँ पे देखिए 5। ये इतनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी इन अंकों के योग से। तो देखिए 4 ये हो गया, 3 ये हो गया, 7, 7 और 2 9, 9 2 11, 11 2 13, और 13 2 15, यानी कि 15 कुल घटनाएं यहाँ पे आपको दिख रही हैं। 15 घटनाएं हमारे अनुकूल हो रही हैं, और कुल घटनाएं कितनी है? 36। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11, 11 और 4 15। यही घटनाएं हैं हमारे अनुकूल घटनाएं हैं 15, और कुल घटनाएं 36। तो 15/36 यही हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमने निकाला, जबकि आपसे पूछ क्या रहा था? दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य होने का समुच्चय लिखना है। बस समुच्चय का मतलब क्या होता है? उस समूह को दर्शाना है, मतलब उसको लिख देना है। जो जो संख्याएं ऐसी आएंगी, तो यहाँ पे जो जो मैंने अंडरलाइन किया है वही यहाँ पे लिख देना है। वही यहाँ पे लिखा गया है, देखिए आराम से यही लिख देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17। एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, यदि उसमें 840 वर्ग सेमी कपड़ा लगा है तो उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेमी हो, तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए मदारी की टोपी, या कहें हम जोकर की टोपी, इस तरीके से शंक्वाकार होती है। ये बताया है यहाँ पे, ये शंक्वाकार टोपी है, और इसमें बताया है कि इस टोपी में कपड़ा कितना लगा है? 840 वर्ग सेमी। अब कपड़ा कहाँ लगेगा? ये जो वक्र वाला भाग है यहीं पे कपड़ा लगा होगा। ठीक है, यानी कि जो शंकु का वक्र पृष्ठ है उसका जो मान है वह 840 है, और गोल सिर का परिमाप दिया गया है, यानी कि
और ये नीचे वृत्ताकार भाग होता है। वृत्त की परिधि परिमाप कितना होता है 2 पाई आर, दिया है 56। तो यहाँ से पाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28, और यहाँ पाई आर एल की वैल्यू हमको पता है 840। अब देखिए पाई आर एल की वैल्यू 840 पता है और पाई आर की वैल्यू 28 पता है, तो 28 रख दीजिए और एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 840/28, और 28 तिया 84, 3 बार में कट जाएगा और 0। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, यानी कि तिरछी ऊंचाई एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। यहाँ से बहुत ही आसानी से फॉर्मूले पे रख के आपको सॉल्व कर लेना। बस यहाँ पे इतना ही आपको समझना था कि कपड़ा जो लगा होगा वह इसके वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। ठीक है, आप खुद इमेजिन करो आपके पास एक शंक्वाकार टोपी है और आपको उसको हर तरफ से कपड़े से कवर करना है। तो कपड़े से आप कवर कहाँ करोगे, जो उसका कर्व वाला भाग है, जो मुड़ा हुआ भाग है, वहीं पे आप कपड़ा लगाओगे और उसके वक्र पृष्ठ के बराबर ही कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 840 को हमने पाई आर एल के बराबर दिखा दिया है। ठीक, अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या 18 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए पद दिया है और बारंबारता दिया है। ऐसे में क्या होता है कि बहुलक क्या होता है, वह पद जो सबसे अधिक बार किसी आंकड़े में आया होता है उसे हम क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं। और यहाँ पे तो आपको सीधे सीधे बारंबारता बंटन दिया गया है, मतलब कि 21 2 बार आया है, 22 3 बार आया है, 23 5 बार आया है, 24 1 बार आया है और 25 2 बार आंकड़े में आया है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, 5 बार सबसे अधिक बारंबारता है। और ये किसकी बारंबारता है, ये बारंबारता है पद 23 की। तो यहाँ पे बहुलक क्या होगा 23 होगा। ठीक, तो जो संख्या सबसे अधिक बार आए उसे बहुलक कहते हैं। इसमें 23 सबसे अधिक बार 5 बार आ रहा है, तो बहुलक क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 19, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3, और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो अब मान लेते हैं वह भिन्न हमको निकालना, हमको नहीं पता है, हम भिन्न मान लेंगे x/y है। भिन्न हमारा क्या है x/y हमने मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार चलिए, पहले कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश में से 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 हो जा रहा है। तो हमारा भिन्न है x/y, इसके अंश में से यानी कि x में से 1 घटा दीजिए, x - 1/y बराबर कितना हो जा रहा है 2/3 हो जा रहा है। अब इसके बाद दूसरा जो कह रहा है कि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए। अब वो भूल जाइए, एक समीकरण हमारा ये बन गया। इसके बाद दूसरी कंडीशन जो कह रहा है कि हर में 4 जोड़ दिया जाए, तो x/y, y में 4 जोड़ देंगे और ये बराबर हो जा रहा है 1/2 के। ठीक, अब यहां से 2 समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। देखिए समीकरण 1 से जो पहला स्टेटमेंट था उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तिर्यक गुणा कर देंगे, 3 का गुणा x - 1 में होगा तो ये हो जाएगा 3x - 3, और y का गुणा 2 में होगा तो 2y। अब देखिए जो चर है उनको एक तरफ रख लीजिए, तो 3x और बराबर से 2y, धन y इधर आएगा, -2y हो जाएगा, और -3 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। ये आपका, इसको तीसरा समीकरण मान लीजिए। ठीक है, 3x - 2y बराबर 3। और उसके बाद देखिए ये जो समीकरण 2 है, यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो 2x बराबर y धन 4 हो जाएगा, या 2x - y बराबर 4 हो जाएगा। ये चौथा समीकरण मान लीजिए। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे तो x y का मान हमको पता चल जाएगा। अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे इनके गुणांकों को देखिए, 3x है और 2x है और 2y और y है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे समीकरण में 2 से, जो चौथा समीकरण है इसके दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देते हैं और पहले समीकरण में से घटा देते हैं। देखिए ये जो चौथा समीकरण है इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4x - 2y और बराबर 8 के, हर जगह 2 से गुणा हो जाएगा। अब ये इसको पांचवा समीकरण मान लें। अब यहाँ पे देखिए पांचवें समीकरण में से हम लोग घटा दे रहे हैं तीसरे समीकरण को, c में से a को घटा दे रहे हैं
तो क्या हो जाएगा, गुणा करने के बाद हमने क्या लिखा, 4x माइनस 2y बराबर 8, और उसके बाद ये हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 3। अब घटा दीजिए तो ये हो जाएगा x, फिर जोड़ दीजिए तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बराबर हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा 5, यानी कि x बराबर 5 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से हमको मिल गई 5। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू किसी में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए तीसरे समीकरण में, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो 3 गुणे 5 माइनस 2y बराबर 3, और ये हो जाएगा 15 माइनस 2y बराबर 3, और फिर माइनस 2y बराबर 15 को उधर भेज देंगे, माइनस 15 हो जाएगा, धन 3 माइनस 2y बराबर हो जाएगा माइनस 12, और y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से y का मान 6 आ गया। अब भिन्न क्या हो जाएगा हमारा, x y हमारा भिन्न था, x का मान 5, y का मान 6, तो 5/6 ये हमारा भिन्न आ जाएगा। ठीक है, और क्रॉस चेक करने के लिए भिन्न के हर में 4 जोड़ते हैं तो 5/10 हो जाएगा, और इसका मान कितना होता है, 1/2। ठीक है, वही यहाँ पे प्रश्न में कहा था कि हर में अगर 4 जोड़ देते हैं तो उसका मान 1/2 हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 19। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है, यहाँ पे सरल कीजिए, बस सरल करना है। यहाँ पे गुणा और भाग हो रहा है, और जो भी यहाँ पे पद हैं वह देखिए घातांक के रूप में लिखे हुए हैं। ठीक है, घात है इनमें, और ये भी दूसरा भी ऐसे ही है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 6 का गुणा हो रहा है, 6 के घाते 4 का गुणा हो रहा है, 6 के घाते 2, और भाग हो रहा है 6 के घाते 5 से। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जिनका गुणा हो रहा है वो आधार समान है। ठीक है, तो घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि 6 के घात में हो जाएगा 4 धन 2, और यानी कि ये हो जाएगा 6 के घाते 6, और भाग हो रहा है 6 के घाते 5 से। तो कहीं पे अगर a के घाते m भागा a के घाते n लिखा है, इसका मतलब होता है a के घाते m बाई a के घाते n, और इसका मतलब होता है a के घाते m माइनस n। ठीक, तो यही हो जाएगा 6 के घाते 6 माइनस 5, यानी कि 6 के घाते 1, इसका मान आ जाएगा 6। ठीक है, तो यही वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पे कितना है, दूसरा है 3 के घाते 7 गुणे 3 के घाते 8। तो यहाँ पे आधार समान है, गुणा हो रहा है बीच में, और घाते क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 3 के घाते 7 धन 8, ये कितना हो जाएगा, 3 के घाते 15। ठीक है, तो इसी पे छोड़ दीजिएगा, गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, कर्णी के घातांक को समझाइए। कर्णी का घातांक क्या होता है, तो घातांक यहाँ पर हम बड़ी संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर लिखा है 1 लाख, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 10 के घाते 5। यहाँ पर 10 के घाते 5 संक्षिप्त संकेतन है, जो गुणनफल 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 को व्यक्त करता है। 10 के घाते 5 को पढ़ा जाता है 10 के ऊपर घात 5 या 10 की घात 5। यहाँ 10 आधार है और 5 उसकी घातांक कहा जाएगा। 10 के घाते 5 1 लाख का घातांकीय रूप कहा जाता है। हम इसी प्रकार 1000 और 100 को भी 10 की घात के रूप में व्यक्त करते हैं। संख्या 1000 10 को 3 बार लेकर आपस में गुणा करने पे प्राप्त होता है, इसीलिए 1000 को 10 के घाते 3, 100 को 10 के घाते 2 इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये घातांकीय रूप होता है 10 के घाते 3 1000 का, 10 के घाते 2 100 का। अब यहाँ पे प्रश्न में कर्णी के घातांक की बात को कहा था, और यहाँ पे घातांक इन्होंने दिया हुआ है। अब देखिए कोई भी कर्णी होती है तो उस पे एक घात होती है। ठीक, तो उस कर्णी पे जो घात होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्णी का घातांक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 22 है, गुणनफल विधि से 11664 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनफल विधि यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, जो भी संख्या होती है उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। मतलब संख्या को हम किन अभाज्य संख्याओं के गुणे के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के गुणे के रूप में जब लिख लेंगे तो उसके बाद देखिए क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालते हैं। तो इसको सबसे पहले जिन संख्याओं से भाग जाएगा देंगे। जैसे 2 पहली अभाज्य संख्या है, 2 से भाग देंगे
फिर 2 से जब तक भाग जाएगा 2 से भाग हम देते जाएंगे, फिर देखेंगे 3 से भाग जा रहा है क्या, 3 से भाग जाएगा तो 3 से देंगे, फिर जब तक संख्या 1 नहीं हो जाती, इसी तरीके से 3 से 4 से 5 से ट्राई करके हम संख्या को पूरा खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 बार 2 से, फिर 2 बार 2 से, यानी कि 4 बार 2 से, और 3 3 6 बार 3 से। तो इसको अब हम लोग कितना लिख सकते हैं, 4 बार 2 का गुणा, 6 बार 3 का गुणा, ये लिख लेंगे। और जब वर्गमूल निकालना है यहाँ पे, तो हम लोग 2 का जोड़ा बना लेंगे, 2 का जोड़ा बना लेंगे। तो 2 का एक जोड़ा और 2 का 2 जोड़ा, 3 का 3 जोड़ा बन जाएगा। अब यहाँ पे फिर इन्हीं जोड़ों में से एक एक निकाल लेंगे जब वर्गमूल निकालना रहेगा, और गुणा कर लेंगे एक एक निकाल के, यही हमारा वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 4 त्रिक 12, 12 त्रिक 36 और 36 तिया 108। तो वर्गमूल कितना हो जाएगा, वर्गमूल यहाँ पे हो जाएगा 108। ठीक, तो इस तरीके से वर्गमूल निकाल लेंगे। अब यहाँ तक उम्मीद है प्रश्न संख्या 22 तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे तुरंत कमेंट करके बताइए। प्रश्न संख्या जहाँ पे आपको दिक्कत हो वह हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी ग्रुपों में यह पहुंच सके। सभी आपके जो मित्र हैं, कम से कम 5 खास मित्रों में शेयर करिए ताकि 5 लोगों का कम से कम आपके द्वारा भला हो। ठीक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल है बेल आइकन, उस पे ऑल सेलेक्ट करिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और देखिए, सभी विषयों का जो लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर के सभी विषयों को आप कभी भी पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे। और अगर आप चाहते हैं कि बिना डिस्टरबेंस के हम बहुत अच्छी पढ़ाई करें तो इसके लिए हमारा ऐप है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से डाउनलोड करिए। ऐप पे सारी सुविधा आपको मिलेगी, बिना प्रचार के आप क्लासेस को देख पाओगे, टेस्ट सीरीज दे पाओगे, हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाओगे, उसको प्रिंट कर पाओगे, और साथ ही साथ राजन पवन सीरीज का पीडीएफ प्रिंट कर पाओगे और उसको आप पढ़ पाओगे, उसका एक्सप्लेनेशन देख पाओगे, उसका भी पूरा सोल्यूशन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसका पूरा सोल्यूशन मिलेगा। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी ऐप पे। इस नंबर पे कांटेक्ट करिए कोई भी दिक्कत होती हो। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे के प्रश्नों को देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।